हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि, रासायनिक गुण और उपयोग के विषय में। उसके बाद जो अगला एल्डिहाइड है आपका वो है एसिटाल्डिहाइड, है ना। इसको भी बनाने की विधि, रासायनिक गुण और उपयोग के विषय में पढ़ना है। देखिए, अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज ध्यान दीजिएगा कि जो प्रयोगशाला विधि होती थी पहले आपके एग्जाम में आती थी, लेकिन अब आपकी प्रयोगशाला विधि आपके एग्जाम से हट गई है, रिमूव कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। तो डिटेल मेथड प्रयोगशाला का आप कभी नहीं पूछता है ना। कोई विधि ऐसी हटा ही दिया है सिलेबस से, तो पूछता नहीं है। लेकिन आपको प्रयोगशाला विधि की रासायनिक समीकरण, प्रयोगशाला विधि की बनाने की जो समीकरण हैं वो आपको आनी चाहिए। मान लिया वो कह सकता है कि प्रयोगशाला विधि बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए, तो रासायनिक समीकरण आपको जरूर पता होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद उसके रासायनिक गुण और उपयोग की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं एसिटाल्डिहाइड को। एसिटाल्डिहाइड CH3CHO इसका फार्मूला होता है। आईपीएससी नाम क्या होगा? तो आईपीएससी नाम इसका होगा एथेनल, यानी एथेन प्लस अल तो एथेनल। तो आईपीएससी नाम क्या बनेगा? तो एथेनल बनेगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब देखिए, बनाने की प्रयोगशाला विधि जब डायग्राम वगैरह बनाते तो बहुत बड़ी लॉन्ग मेथड होता है, लेकिन अब आपको उतना डायग्राम वगैरह के विषय में जानने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो एग्जाम में आपके नहीं आएगा। केवल यहाँ पर क्या करना है, आपको रिएक्शन पर फोकस करना है। होगा क्या प्रयोगशाला विधि में? तो यहाँ पर जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, K2Cr2O7, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, एथिल एल्कोहल होता है, ये सब क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, यानी इनकी रिएक्शन आपस में होती है। और बनता क्या है? तो पोटेशियम सल्फेट बनता है, क्रोमियम सल्फेट बनेगा, एस्टल्डिहाइड बनेगा और वाटर बनता है। ठीक, तो आपको लेना क्या क्या पड़ेगा? तो आपको लेना पड़ेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना पड़ेगा, यानी अम्लीय माध्यम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, और एथिल एल्कोहल लेना पड़ेगा। इनको जब ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे एस्टल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब रिएक्शन कैसे होगी तो उसको समझने के लिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए रिएक्शन को लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, तो ये ले लिया K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिया। फिर क्या लेना है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो यहां पर ले लिया H2SO4। और क्या लेना है? तो एथिल एल्कोहल लेना है, तो एथिल एल्कोहल आपका C2H5OH। ठीक, ये रिएक्शन है, तीनों इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड और एथिल एल्कोहल तीनों रिएक्शन करेंगे। तो बनेगा क्या? तो बनेगा आपका K2SO4, पोटेशियम सल्फेट बनेगा। ठीक, और क्या बनेगा? तो और बनेगा क्रोमियम सल्फेट, यानी ये बनेगा Cr2SO4 का होल थ्राइस। ये देखिए Cr2SO4 का होल थ्राइस, ये है क्रोमियम सल्फेट। इसमें और बनेगा एस्टल्डिहाइड और वाटर। तो एस्टल्डिहाइड बनेगा आपका जैसे प्लस, कितना मोल बनेगा? तो CH3CHO। इसके कितने मोल बनेंगे? तो 3 मोल बनते हैं, और वाटर निकलता है यहां से कितना? तो 7H2O, यानी 3 मोल एस्टल्डिहाइड बनेगा और 7 मोल जल बाहर है। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लिया जाए। देखिए SO4 यहाँ कितने हैं? 3 और 1 4 हैं, तो यहाँ पर SO4 4 करने के लिए आगे आप 4 लगा देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए CH3CHO, कितने कार्बन है यहाँ पर? तो 3, और यहाँ पर 3 और 3 कितने हो गए? 6 कार्बन है टोटल। यहाँ कार्बन कितने हैं? 2, तो 6 कार्बन करने के लिए 3 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम कितना मोल ले लेंगे? 3। ठीक, अब इस रिएक्शन को देख सकते हैं पूरी तरीके से बैलेंस हो गई। तो ये इसकी हो जाती है बनाने की विधि, बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये समीकरण उसमें दी जाती है। उसके बाद अब इस रिएक्शन के बाद ये तो प्रयोगशाला विधि होगी, इसके बाद मान लिया औद्योगिक विधि, इंडस्ट्रियल मेथड कहता है। तो एक प्रयोगशाला विधि आपको आनी चाहिए, और कम से कम एक औद्योगिक विधि। कई सारी विधियां औद्योगिक होती हैं, अलग अलग मेथड से बना सकते हैं, लेकिन कम से कम एक आपको पता होनी चाहिए। तो औद्योगिक विधि में चलिए देख लेते हैं।
चलिए औद्योगिक विधि में देखिए क्या है। अब औद्योगिक विधि में होगा ये, औद्योगिक विधि का जो स्पेशल नाम है वो कहते हैं वाकर प्रक्रम, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है वाकर प्रक्रम। तो वाकर प्रक्रम द्वारा एस्टल्डिहाइड बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए, प्रश्न आ सकता है ये। तो औद्योगिक विधि में वाकर प्रक्रम के द्वारा, वाकर प्रक्रम में क्या होगा, इसमें एथिलीन लेते हैं और उसका ऑक्सीकरण करवाते हैं पैलेडियम क्लोराइड की उपस्थिति में, PdCl2, है ना, पैलेडियम क्लोराइड की उपस्थिति में उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे और सीधे आपकी जो एथिलीन है वो एस्टल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहां पर कौन सा है, वाकर प्रक्रम, वाकर प्रक्रम क्या लेना है, तो एथिलीन लेना है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में हाफ O2, और क्या लेना है, तो PD, ठीक, तो PdCl2 लेना है, या आप CuCl2 का भी प्रयोग यहां पर कर सकते हैं, ठीक। तो PdCl2 हो गया और ये आपका एथिलीन है या एथीन इसको कहते हैं, ठीक। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन होने सीधे कन्वर्ट हो जाएगा एस्टल्डिहाइड में, तो CH3 CH2 बन गया आपका एस्टल्डिहाइड। तो ये होता है वाकर प्रक्रम, एथिलीन का ऑक्सीकरण करवा देते हैं पैलेडियम क्लोराइड की उपस्थिति में, एथिलीन है, ऑक्सीडेशन यानी हाफ, हाफ का मतलब है आधे आधे, दो ऑक्सीजन मिलकर के एक ऑक्सीजन बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3CH। और देख रहे हैं सीधे इसमें क्या हुआ, एडिशन हुआ है, एडिशन होकर के एस्टल्डिहाइड बन गया। तो ये रही प्रयोगशाला विधि और उसकी औद्योगिक विधि, वाकर प्रक्रम मैंने बता दिया जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम से आ जाता है। तो आप इस प्रयोगशाला विधि का और इस औद्योगिक विधि का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इसके रासायनिक गुणों का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब रासायनिक गुणों में डिस्कशन कर लेते हैं आयोडोफार्म रिएक्शन का, यानी आयोडोफार्म अभिक्रिया का। यहां पर क्या होगा कि यहां पर एस्टल्डिहाइड आयोडीन और क्षार से रिएक्शन करके आयोडोफार्म का पीला अवक्षेप बनाएगा। आयोडीन लेना है, क्षार के तौर पर NaOH या KOH का प्रयोग कर लेना है और आयोडोफार्म का पीला अवक्षेप उसके अंदर बन जाता है। तो रिएक्शन को देखिएगा यहां पर ध्यान से, CH3 है और ये है CHO। आयोडीन तो लेना ही पड़ेगा, 3 मोल आयोडीन का लेना होता है, तो 3I2 और 4NaOH, 4NaOH। यहां पर होगा क्या, तो एक आपका बन जाएगा आयोडोफार्म और दूसरा आपका जो है सोडियम फार्मेट बनेगा, तो लिख देते हैं CH2I3HCCOO, सोडियम फार्मेट है, सोडियम आयोडाइड है, 3Na और वाटर बनेगा 3H2। तो ये हो जाती है रिएक्शन आपकी आयोडोफार्म। अब इसमें होता क्या है कि कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, यानी ऐसे यौगिक जिनमें कार्बोनिल कंपाउंड होता है, कार्बोनिल समूह होता है, उस कार्बोनिल समूह के पास कम से कम एक मिथिल समूह होना चाहिए। यानी मैंने आपको जब बताया था तो वहां पर यह कहा था कि CH3 ये समूह जिसके पास होगा वो आयोडोफार्म रिएक्शन को प्रेफर करता है, वो आयोडोफार्म रिएक्शन को देता है। ये समूह CO के साथ कम से कम एक CH3 होना चाहिए, वही कंपाउंड क्या करेगा, आयोडोफार्म अभिक्रिया या आयोडोफार्म परीक्षण देता है, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देता है क्योंकि उसमें CO के साथ CH3 नहीं होता है, ठीक। ये रिएक्शन हो जाती है। उसके बाद अगली रिएक्शन है क्लीमेंसन अपचयन, चलिए उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो नंबर 2 है क्लीमेंसन अपचयन। ठीक, क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन में यहां पर एस्टल्डिहाइड का अपचयन हो जाएगा जिंक अमलगम और अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम के लिए HCl ले लेते हैं, तो जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में इसका अपचयन हो जाएगा और एथेन का निर्माण हो जाएगा। तो चलिए रिएक्शन को लिखते हैं, ये देखिए CH3CO, यहां लिख दिया CH, कितने हाइड्रोजन लगेंगे, तो 4 हाइड्रोजन लगना है। भाई अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, किसकी उपस्थिति में, तो जिंक अमलगम ZnHg/HCl, है ना, जिंक अमलगम ZnHg है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो चारों के चारों हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएंगे। देखिए इस तरीके से ये बॉन्ड टूट जाएगा, 2H इधर और 2H इधर, तो 2 1 3, 3 और 3 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन, तो C2H6 बनेगा, C2
H6 बनेगा और 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बाहर निकलेगा H2O, ये हो जाएगा। तो क्लीमेंसन अपचयन इस प्रकार से होता है। उसके बाद अगला रासायनिक गुण है क्लोरीनीकरण। चलिए उसको कर लेते हैं, नंबर 3 क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण में क्या है, तो यहां पर एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ होगी, क्लोरल का फॉर्मेशन होगा और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकलता है। तो CH3 CHO और क्लोरीन लेना है। अब देखिए यहां पर होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन तीनों है ये बाहर की ओर रिमूव होंगे और हाइड्रोजन तीन हाइड्रोजन निकलेंगे 3 Cl के साथ। तो हाइड्रोजन निकलने के लिए 3 Cl चाहिए और हाइड्रोजन जाएंगे तो उसकी जगह पर 3 Cl आएंगे। तो 3 Cl बाहर निकलने के लिए और 3 Cl जुड़ने के लिए टोटल कितने Cl चाहिए, 6। तो यहाँ पर Cl2 लिखा है, कितना मोल लेना पड़ेगा, तो 3। तो यहाँ पर हम 3 मोल लगा देते, 3 दूनी कितना हो गया, 6। तो ये हाइड्रोजन तीनों 3 HCl के साथ बाहर निकल जाएंगे। तो बनेगा कंपाउंड CCl3 CHO प्लस 3HCl। इसको कहते हैं क्लोरल। देखिए 3 हाइड्रोजन इधर थे, यहीं से 3 H हट गए और 3 Cl आ गए। तो 3 Cl यहाँ 3 Cl यहाँ, 6 Cl की आवश्यकता थी इसलिए यहाँ 3 लिखा था। इसको कहते हैं क्लोरल। ये क्लोरल। तो ये हो गए कुछ आपके इसके रासायनिक गुण। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की ओर डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए तो नेक्स्ट रिएक्शन को देख लेते हैं। अगली जो रिएक्शन आपकी है वो है एल्डाल संघनन। तो एल्डाल संघनन को ले लेते हैं यहां पर, एल्डाल संघनन, है ना। हालांकि ये रिएक्शन मैंने आपको महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं की वीडियो में करवाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और यहाँ पर बता दें, तो मतलब उसको न देखा हो आपने तो यहाँ पर भी उसको क्लियर कर सकते हैं। तो एल्डाल संघनन में क्या होगा, यहाँ पर एल्डिहाइड, 2 समान एल्डिहाइड के अणु लिए जाते हैं, समान एल्डिहाइड के 2 अणु लिए जाएंगे और किसी क्षार की उपस्थिति में उनकी रिएक्शन होगी। तो क्षार की उपस्थिति में जब रिएक्शन होगी तो वहां पर आपका बनेगा एल्डॉल, एक कंपाउंड बनेगा इंटरमीडिएट माध्यमिक यौगिक एल्डॉल, और उस एल्डॉल को जब हीट कर देंगे तो वहां से बनेगा क्रोटॉन एल्डिहाइड। ठीक, तो चलिए रिएक्शन को लिख देते हैं। जैसे यहां पर बात चल रही है एस्टल्डिहाइड की, तो CH3 CH और यहां पर लगा देते हैं O। उसके बाद ये लेते हैं CH2 फिर CHO, है ना। ये DIL का मतलब है डाइल्यूट, तनु लिख सकते हैं हिंदी में, तनु NaOH है। अब देखिए होगा क्या, इस ऑक्सीजन पर ये वाला हाइड्रोजन यहां से चला जाएगा, यानी इस ऑक्सीजन के पास ये वाला हाइड्रोजन चला जाएगा। तो जुड़ के कंपाउंड देखिए क्या बनेगा, CH3 COH H, और यहां से ये कंपाउंड क्या होगा, सीधे जुड़ जाएगा इससे, तो यहाँ बनेगा CH2। देखिए सीधे जुड़ जाएगा, ये यहां से गया तो ये इधर से ऐड हो जाएगा, तो CH और CH2 CHO। देखिए ये बनेगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। यहां से चाहें तो एक हाइड्रोजन और ओपन कर सकते हैं, यहाँ 2 है तो एक हाइड्रोजन और ओपन कर लीजिए। देखिए ये वाला यहां से हाइड्रोजन ओपन कर लिया है, इधर देखिए CH2 है तो यहाँ 2 H है, एक सीधे लगा दिया, एक H ऊपर ओपन कर लिया। ठीक, इसको आप अगर ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, जुड़ा तो इसी से है, जुड़ा तो कार्बन से ही होगा, हाइड्रोजन दिखाया तो क्या हुआ, जैसे यहां पर है तो जुड़ेगा किससे, कार्बन से ही तो जुड़ेगा। तो इसको कहते हैं, ये आपका कहलाता है एल्डॉल, ये कहलाएगा आपका एल्डॉल। अब इस एल्डॉल को क्या करते हैं, आगे चल करके हीट कर देते हैं, गर्म कर देंगे। तो जब इसको एल्डॉल को गर्म कर देंगे तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर रिमूव हो जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिमूव हो जाएगा और फॉर्मेशन किसका होगा, तो फॉर्मेशन हो जाएगा क्रोटॉन एल्डिहाइड का। देखिए इसको एल्डॉल क्यों नाम दिया गया, यहाँ पर एल्डिहाइड समूह है और यहाँ पर एल्कोहल समूह है, तो एल्डिहाइड प्लस ऑल, तो एल्डॉल, एल्डॉल, एल्ड से क्या हो जाएगा एल्डिहाइड, ऑल से हो जाएगा एल्कोहल, तो एल्डिहाइड एल्कोहल एल्डॉल बनेगा। ठीक, तो ये हो गया, वाटर निकल जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा सीधे, तो CH3
सी एच डबल बॉन्ड सी एच ओ, इसको कहते हैं क्रोटॉन एल्डिहाइड, क्रोटॉन एल्डिहाइड। ठीक, तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा क्रोटॉन एल्डिहाइड, है ना। ये रही आपकी एल्डाल संघनन रिएक्शन। क्रॉस एल्डाल भी इसी तरीके से होती, वहां पर क्या होगा कि दो अलग अलग एल्डिहाइड ले लिए जाते हैं, है ना, जैसे एक एस्टरल्डिहाइड लिया, कोई प्रोपेन एल्डिहाइड ले ली, है ना, इस तरीके से। तो वहां भिन्न भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड लिए जाते हैं। तो ये हो गई आपकी एल्डाल रिएक्शन। इसके बाद जैसे हम इसकी बात कर लें फेलिंग विलयन से क्रिया, तो अगली रिएक्शन को यहाँ पर बता देते हैं, नंबर 5 जो आपकी है फेलिंग विलयन से क्रिया। ठीक, तो फेलिंग विलयन से क्रिया, है ना, फेलिंग विलयन से रिएक्शन। अब फेलिंग विलयन क्या होता है, तो फेलिंग विलयन जो आपका होता है वो क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है। तो फेलिंग विलयन से क्या करेगा, एस्टरल्डिहाइड जब फेलिंग विलयन से रिएक्शन करेगा, तो फेलिंग विलयन से रिएक्शन करने के बाद मैंने आपको बताया था कि जब टालन अभिकर्मक या फेलिंग विलयन से कोई भी एल्डिहाइड रिएक्शन करता है तो उसका क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण करवा देते हैं ये लोग, यानी एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो उसको कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट कर देते हैं। कीटोन तो ये रिएक्शन देते नहीं है, टालन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन से रिएक्शन केवल एल्डिहाइड देता है। तो यहाँ पर भी आपका जो एस्टल्डिहाइड है वो ऑक्सीकृत हो जाएगा किसमें, एसिटिक एसिड में। ठीक, तो चलिए कर देते हैं इसको CH3 CHO और आपका 2CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड है ये। ठीक, फेलिंग विलयन क्या होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO। तो रिएक्शन में क्या होगा, ये ऑक्सीकृत हो जाएगा एसिटिक एसिड में, यानी CH3 COOH, और ये बनाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। ठीक, तो इसमें लिख सकते हैं आप लाल अवक्षेप। तो ये बना देगा इस प्रकार से लाल अवक्षेप, यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड से रिएक्शन जब करेगा एस्टल्डिहाइड तो वहां पर आपका एसिटिक अम्ल में यह ऑक्सीकृत हो जाएगा और वो अपचयित हो जाएगा किसमें, क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल अवक्षेप में। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड है। थोड़ा सा नाम भी ध्यान रखिएगा कि जो फेलिंग विलयन होता है वो क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है, CuO उसका फार्मूला होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड क्या होता है, Cu2O, जो लाल अवक्षेप बनाता है। ठीक, तो ये हो जाती है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इसके अगले रासायनिक गुणों का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो अब उसके बाद देखिएगा अगली जो रिएक्शन है वो रजत दर्पण का काला अवक्षेप बनाने की, यानी कि इसमें क्या है, टालन अभिकर्मक से रिएक्शन होगी। तो टालन अभिकर्मक क्या होता है, सिल्वर ऑक्साइड होता है जिससे एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन होगी, और एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन टालन अभिकर्मक से होने के बाद रजत दर्पण का काला अवक्षेप बनेगा। ठीक, तो चलिए रिएक्शन को देखते हैं। तो अगला जो रासायनिक गुण 6 नंबर है वो है टालन अभिकर्मक से रिएक्शन। टालन अभिकर्मक से रिएक्शन, टालन अभिकर्मक क्या, तो सिल्वर ऑक्साइड होता है, एस्टल्डिहाइड ले लेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा CH3 CHO। बनने वाली चीजें सेम है जैसे आपने फेलिंग विलयन में देखा था वैसा आपका टालन अभिकर्मक में, बस यहाँ पर क्या होगा, रजत दर्पण का काला अवक्षेप बनता था, वहां आपका क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता था। ठीक, तो ये हो गया आपका सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, ये है आपका टालन अभिकर्मक, तो सिल्वर ऑक्साइड Ag2O है। ठीक, तो इसके द्वारा ये क्या होगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, ये ऑक्सीकृत हो जाएगा और ये अपचयित हो जाएगा। तो किसमें कन्वर्ट होगा, तो वही आपका CH3 COOH और 2Ag रजत दर्पण का काला अवक्षेप। तो काला अवक्षेप ब्लैक पीपीटी बनेगा ये, तो काला अवक्षेप हो गया, पीपीटी के फॉर्म में नीचे स्टोर हो जाएगा, जमा हो जाएगा। यानी ये आपका क्या है, एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड किसमें ऑक्सीकृत हो रहा है, तो ये एसिटिक अम्ल में। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड जो आपका था वो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन किया था। तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा एसिटिक एसिड और यहां पर बनेगा सिल्वर, यानी रजत दर्पण का काला अवक्षेप। ये हो गया। अब उसके बाद इसके यूजेस यानी उपयोग, तो उपयोग क्या क्या है वो यहां पर बता देते हैं आपको। उपयोग, चलिए तो अब उपयोगों को देखते हैं यहाँ पर क्या है।
तो फर्स्ट लिखा हुआ कि क्लोरल के निर्माण में, यानी क्लोरल के निर्माण में, अभी पीछे बनाया था रिएक्शन में क्लोरल बना हुआ था, तो क्लोरल के निर्माण में हो जाएगा। सेकंड देखिए क्रोटॉन एल्डिहाइड बनाने में, क्रोटॉन एल्डिहाइड अभी बनाया था, एल्डाल संघनन में बना हुआ था। ठीक। थर्ड है जीवाणुनाशक गुणों के कारण उपयोगी है, यानी जीवाणुनाशक प्रॉपर्टीज के अंदर होने की वजह से ये उपयोगी है। उसके बाद प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, लैबोरेटरी रीजेंट के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में ये पाया जाता है। उसके बाद प्लास्टिक बनाने में, तो विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक्स वगैरह का जो फॉर्मेशन किया जाता है, जो निर्माण किया जाता है, वो एस्टाल्डिहाइड के द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक। तो इस प्रकार से रहा आपका एस्टाल्डिहाइड प्रयोग बनाने की प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि, रासायनिक गुण और उपयोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।